रैपिड रिवीजन क्लास 9th व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक चैप्टर का पूरा एस्पेक्ट आपको डेमोक्रेसी क्या है उसके बारे में बताता है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, चारों फीचर। दूसरा पार्ट जो है चैप्टर का व्हाई डेमोक्रेसी में आपको यह बताता है कि डेमोक्रेसी क्यों। तो डेमोक्रेसी क्यों में हम डेमोक्रेसी का प्लस देखेंगे, सारे एडवांटेजेस, डेमोक्रेसी का माइनस देखेंगे, सारे डिसएडवांटेजेस, जिससे हमें यह समझ में आया कि व्हाई डेमोक्रेसी। लास्ट में एक और टॉपिक ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में बताता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है। तो ब्रॉडली 3 सेगमेंट्स में आप चैप्टर को समझने वाले हो। पूरी कहानी अच्छे से समझाता हूं। शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन यह है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। बहुत सारे सवाल यहां पर निकल के आते हैं। कौन रूलर, कौन इलेक्ट कर रहा है, इलेक्शन किस तरह के, बाय द पीपल, क्या सारे लोग आ जाएंगे बाय द पीपल में, और भी मल्टीपल क्वेश्चंस। तो ये जो डेफिनेशन है ये शुरू करने के लिए सही है, लेकिन डेमोक्रेसी को और अच्छे से समझना है ना, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको डेमोक्रेसी के फीचर्स समझना होंगे। चैप्टर में मेजर पार्ट फीचर्स का ही है। पहला फीचर पाकिस्तान की कहानी से शुरू होता है। पाकिस्तान में अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ एक मिलिट्री कूप करते हैं, जिसके चलते वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के अपने आप को एक डिक्टेटर की तरह एस्टैब्लिश करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव अपने लिए टाइटल लेते हैं, पसंद नहीं आता तो प्रेसिडेंट टाइटल करवाते हैं, एक रेफरेंडम कंडक्ट करवा के। इसी के साथ साथ 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया जाता है, जिसके तहत प्रेसिडेंट के पास अभी पावर होगी कि वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी हटा सकते हैं। अब जो सिविलियन कैबिनेट था उसके ऊपर सुपरविजन के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाया गया। कुल मिलाके मीडिया क्रिटिसाइज कर रही थी, लेकिन फिर भी पावर उस व्यक्ति के पास में थी जिसको सरकार में लोगों ने नहीं चुना था। मैं तो पापा हूं, पापा इस दुनिया का पापा। तो पहला फीचर ये निकल के आता है कि सिर्फ इलेक्शन करवा लेने से डेमोक्रेसी नहीं होगी। जो डिसीजन ले रहा है वो व्यक्ति शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल। इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर शुड रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। पहला फीचर। दूसरा डेमोक्रेसी का फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। मेक्सिको और चाइना के एग्जांपल से समझते हैं। चाइना में भाई साहब इलेक्शन होते थे, हर बार इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के थ्रू जो वहां की नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो पार्लियामेंट थी उसमें लीडर्स को इलेक्ट भी किया जाएगा, पर सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और उससे जो अप्रूवल लेगा वही चुनाव लड़ सकता था। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। इनडायरेक्टली देखा जाए तो एक ही पार्टी का साम्राज्य है, या तो इन्हें ही चुनो या तो इन्हें ही चुनो। ये किस तरह का डेमोक्रेसी हो गया। सिमिलरली मैक्सिको में आप जिसे देखोगे तो 1930 में मैक्सिको में इंडिपेंडेंस मिली और सन 2000 तक 70 सालों तक एक ही पार्टी जीतती रही। तो क्या गलत है, पॉपुलर होगी वो पॉलिटिकल पार्टी, पर समस्या ये है कि ये जो पार्टी थी PRI वो पॉपुलर नहीं थी। ये जो इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी थी ये पार्टी डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती थी। सबके सब चोर हैं साले। क्या करती थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को प्रेशराइज करती थी कि हमें वोट दिलवाओ। टीचर्स को बोलती थी कि अपने पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में जो पेरेंट्स आ रहे हैं उनसे बोलो कि हमें ही वोट दे। लास्ट मिनट पे पोलिंग बूथ तक शिफ्ट कर दिए जाते थे। ये दोनों एग्जांपल्स दर्शाते हैं कि चाइना में तो ऑप्शंस ही नहीं है चूज करने के लिए, और कहीं पर अगर ऑप्शन है भी मैक्सिको जैसे देश में तो वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। तो दिस प्रूव कि डेमोक्रेसी में देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एक फीचर ये भी कि सिर्फ इलेक्शन करवा लेने से काम नहीं चलेगा। देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस and those who are in power should have fair chance of losing। तीसरे फीचर की अगर बात की जाए तो वो तीसरा फीचर है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का। एग्जांपल के तौर पे सऊदी अरेबिया में जैसे देखेंगे तो पहले विमेन को वोटिंग राइट नहीं होता था। एस्टोनिया में जैसे अगर आप देखेंगे तो जो रशियन माइनॉरिटी के लोग थे उनको वोटिंग राइट नहीं होता था। फिजी में आप देखेंगे तो जो इंडिजिनियस फिजियंस थे, जो वहां के ओरिजिनल्स थे, उनको वोटिंग राइट में प्रेफरेंस थी। इंडियन फिजियंस को वोटिंग राइट नहीं मिलता था। तो यह भेदभाव नहीं सहा जाए। तीसरा फीचर यही निकल के आता है कि डेमोक्रेसी में आप अगर वोटिंग राइट दे रहे हो ना तो इक्वल वोटिंग राइट दो। ईच वोटर शुड हैव 1 वोट एंड ईच वोट शुड हैव 1 वैल्यू। चौथा फीचर जो डेमोक्रेसी को और बेहतरीन तरह से समझने में मदद करता है वो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का, वो फीचर है रूल ऑफ लॉ का। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम ZANU PF पॉलिटिकल पार्टी, जिम्बाब्वे कंट्री, रॉबर्ट मुगाबे लीडर। तो होता कुछ यूं है कि रॉबर्ट मुगाबे एक पॉपुलर लीडर है, इंडिपेंडेंस दिलवाते हैं कंट्री को जिसका नाम था जिम्बाब्वे। 1980 में इंडिपेंडेंस तो मिल गई, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, लेकिन एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर जो इलेक्शन के थ्रू आए हैं, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई है, वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकते हैं। कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है?
तो रॉबर्ट मुगाबे ने जीतने के बाद में सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो ओपोनेंट्स थे उनको हराश करना चालू कर दिया, मीडिया को कंट्रोल कर लिया, जुडिशरी को अपने कंट्रोल में कर लिया। तो ये एक एग्जांपल है जो दर्शाता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है, चुनाव के बाद में भी डेमोक्रेसी रहना चाहिए। डेमोक्रेसी का चौथा फीचर यही कहता है कि एक जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इट शुड रूल विद इन द लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, साथ ही साथ सिटीजन्स के राइट्स की भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो यहां पे हमने क्या सीखा, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन और चारों फीचर्स बहुत सारे एग्जांपल के साथ। व्हाट इज डेमोक्रेसी कंप्लीट होता है। इंटरवल के बाद डेमोक्रेसी का वाई डेमोक्रेसी वाला एस्पेक्ट शुरू होता है, जिसमें हमें डेमोक्रेसी को यह देखना है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। तो बुराई से अगर शुरू करें, डिमेरिट्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहली चीज तो कि लीडर जो है बदलते रहते हैं। हर 5 साल में आपको देखने को मिलता है किसी की सरकारें बनती है, किसी की बिगड़ती हैं। तो इंस्टेबिलिटी बनी रहती है, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ कोई सरकार नहीं रहती है, डेमोक्रेसी का पहला डिसएडवांटेज। दूसरी चीज, डेमोक्रेसी में सबको जीतना है, चुनाव में सबको जीतना है, सब एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं और उस कारण से क्या होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन है, भीषण कंपटीशन है, लोग मोरालिटी भूल जाते हैं, जीतने पे फोकस करते हैं। जो सारे मिलके हमको पागल बना के बच्चे। डेमोक्रेसी में इतने सारे लोगों के बीच में डिस्कशंस होता है और वो डिस्कशन में होता क्या है कि जामुन के पेड़ की तरह चीजें, वो एक पार्ट पढ़ा होगा आपने हिंदी में, तो वो चीजें एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है और उस कारण से डिलेज होते हैं। डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं तो जरूरी नहीं कि वो एक्सपर्ट्स हों। एट टाइम्स क्या देखने को मिलता है कि इलेक्टेड लीडर्स जो डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन गलत भी हो सकते हैं। साथ ही साथ डेमोक्रेसी में करप्शन है, लार्ज स्केल पे आपको देखने को मिलता है कि अपने काम निकलवाने के लिए करप्शन प्रिवेलेंट है। और आप ऑर्डिनरी सिटीजन्स को डेमोक्रेसी में एम्पावर करते हैं कि सरकार चुनो। इन ऑर्डिनरी सिटीजन्स को क्या गारंटी है कि सब कुछ सही पता हो। तो इस तरह से कितने सारे डीमेरिट्स हमारे सामने निकल के आए। ऑर्डिनरी सिटीजन्स को कुछ पता नहीं होता है, करप्शन होता है, इलेक्टेड लीडर्स बैड डिसीजन ले सकते हैं। आपको यह देखने को मिल रहा है कि डिलेज होता है, इनस्टेबिलिटी होती है, मोरालिटी नहीं होती है। ये सारे डीमेरिट्स थे। मेरिट्स की अगर बात की जाए यहीं पे तो आपको समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जैसी भी होती है वो अकाउंटेबल होती है। वो ये सोच के चलती है क्या कि लोगों को उसको जवाब देना है। तो ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज जो है डेमोक्रेसी का वो डिसएडवांटेज से जुड़ा हुआ है। जैसे हमें पता चला कि डेमोक्रेसी में डिलेज होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों से डिस्कस करना पड़ता है, ये तो डिसएडवांटेज है। लेकिन इसी में अच्छी चीज अगर देखने को कुछ मिलती है तो वो ये मिलती है कि इतने डिस्कशन से जो डिसीजन निकल के आएगा वो डिसीजन क्वालिटेटिव होगा। तो डेमोक्रेसी में द क्वालिटी ऑफ डिसीजन इज इंप्रूव्ड। पॉजिटिव साइड देखो। तीसरा एडवांटेज बताता हूं वो ये है कि डेमोक्रेसी आपको मेथड्स प्रोवाइड करता है टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। दूसरी जगह अगर डिफरेंसेस हैं, लोगों के बीच में अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो डिक्टेटर हो सकता है शायद पसंद ना करे, जैसे हिटलर ने ज्यूस को पसंद नहीं किया। लेकिन डेमोक्रेसी में आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग ग्रुप्स भी हैं तो उनको सबको एक साथ रखने की कोशिश की जाएगी, रिजॉल्व किए जाएंगे उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को, डिफरेंसेस को। दिस इज द बिग एडवांटेज। चौथा एडवांटेज अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को इक्वली ट्रीट किया जाता है, सबके सम्मान की कद्र की जाती है, डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स इंश्योर की जाती है। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि डेमोक्रेसी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक सरकार चुन के गलती कर दी है तो आप उस सरकार का तख्ता पलट कर सकते हो। मिलिट्री कूप की तरह नहीं, उसको आप अगले चुनाव में नहीं चुनोगे। अगर आपको लगता है आपने कोई गलती करी है तो देयर आर रूम्स इन डेमोक्रेसी टू करेक्ट योर ओन मिस्टेक्स। ये सारे डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस थे। तीसरे पड़ाव की तरफ अगर आगे बढ़े तो हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग क्या है। सबसे पहली चीज, आज जो डेमोक्रेसी हम जी रहे हैं वो डेमोक्रेसी एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जहां पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं और वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। पर ऐसा क्यों? तो उसका सीधा सा कारण है क्योंकि हम इतना समय नहीं है हमारे पास कि हर व्यक्ति डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जा पाए और ना ही इतना ज्ञान है कि हर व्यक्ति डिसीजन ले पाए। इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज टुडेज डेमोक्रेसी। अब ये डेमोक्रेसी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। डेमोक्रेसी और एक अच्छी डेमोक्रेसी में आपको एक्सपेक्टेशंस समझना होगा। एक अच्छी डेमोक्रेसी जो रहती है वो ये कहती है कि डेमोक्रेसी में सारे एस्पिरेशंस फुलफिल हो। डेमोक्रेसी इज लाइक अ मूविंग टारगेट, जहां पे आपको ब्रॉडली ये समझना होगा कि सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं। अगर आपने रोटी कपड़ा मकान अचीव कर लिया है तो आप लोगों के और वेलफेयरमेंट के बारे में सोचेंगे। डेमोक्रेसी इज अ मूविंग टारगेट। इस चीज को अगर आप समझोगे तो जहां पे लोगों की एक जरूरत पूरी होती है, लोग दूसरी एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठते हैं और उस प्रोसेस में डेमोक्रेसी अपने आप को हमेशा एक डेमोक्रेसी से एक गुड डेमोक्रेसी की तरफ ले जाती है। तो दिस वाज द लवली चैप्टर। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू।